सतगुरु नित्य बंदिए जासे पाइये नाम। सो सतगुरु नित्य बंदिए जासे पाइये नाम। और नाम बिना घट अंध है ज्यों दीपक बिन धाम। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। सीआर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंदर आज का हमारा बिंदु है सलेश अलंकार। देखिए परिभाषा और उदाहरण। सलेश, सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों। देखें परिभाषा, जब काव्य में एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हों उसे सलेश अलंकार कहते हैं। शब्द एक है लेकिन अलग अलग प्रसंग में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहां पर सलेश अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, घर के अंदर एक व्यक्ति है, वो घर का मुखिया है, लेकिन किसी का पिता लगता है, किसी का भाई लगता है, किसी का पुत्र लगता है और किसी का पति लगता है। व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग लोगों के साथ उसके संबंध अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से एक शब्द के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकलते हों उसे सलेश अलंकार कहते हैं। सलेश अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग सलेश और सभंग सलेश। देखें, अभंग सलेश यानी कि शब्द को तोड़े बगैर उसके अर्थ निकलते हों उसे अभंग कहते हैं, और शब्द को तोड़कर अगर अर्थ प्राप्त किया जाता है तो उसे सभंग सलेश कहते हैं। देखें उदाहरण, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। कवि बिहारी जी कहते हैं कि नल की और नर की गति समान होती है। कैसे? जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होय। यानी कि व्यक्ति और नल का जल दोनों की गति समान है। कैसे है कि व्यक्ति समाज में जितना नीचा होकर झुककर विनम्र होकर चलेगा, वह व्यक्ति समाज में उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठा पाएगा। और नल का जल जितना निचाई में चलता है वह उतनी ही गति से तेज चलता है और उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचता है। समझ गए? तो नर और नल के बारे में बताया है कि नीचे होके चलते हैं उतने ही ऊंचाई पे पहुंचते हैं। यानी कि ऊंचाई पे पहुंचना एक उदाहरण है, लेकिन इसके नल का जो जल है और जो व्यक्ति है दोनों के प्रसंग में अलग अलग है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि पानी के जाने से उबर नहीं पाते हैं मोती, मनुष्य और चून। अब ये जो पानी शब्द है इसके मोती, मानस और चून के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखें, पानी का मोती के संबंध में अर्थ होता है चमक, कि जब तक मोती की चमक होती है या फिर जिस मोती की जितनी अधिक चमक होती है उसकी कीमत भी उतनी अधिक होती है। तो यहां पर मोती की कीमत चमक पे निर्भर करती है।
तो पानी का अर्थ हो गया चमक, या जिसको हम आब बोलते हैं, चमक बोलते हैं। मानस, मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ होगा इज्जत। यानी कि मनुष्य के पास धन दौलत, रुपया पैसा, संपत्ति, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन समाज में अगर उसकी इज्जत नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो इज्जत बड़ी चीज होती है। तो पानी का मनुष्य के संबंध में अर्थ होगा इज्जत, और पानी का चून के संबंध में अर्थ होगा जल। यानी कि हमारे पास चून या आटा है, लेकिन अगर हमारे पास पानी नहीं है तो वो व्यर्थ है। अगर पानी है तो हम उससे रोटी बनाकर भोजन कर सकते हैं। तो पानी का मोती के संदर्भ में चमक, मानस के संदर्भ में इज्जत, और चून के संदर्भ में जल अर्थ होगा। चरण धरत शंका करत भावत नींदन शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यानी कि कवि, कामी और चोर होते हैं, चरण रखते हुए शंका करते हैं, और नींद और शोर इनको अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ साथ सुब्रन शब्द है। सुब्रन शब्द के कवि, कामी और चोर के संबंध में अलग अलग अर्थ होंगे। यानी कि ये तीनों सुब्रन को ढूंढते हैं। कवि जो होता है, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ होगा सुवर्ण। सुवर्ण का अर्थ होगा अच्छे अक्षर या शब्द। कवि कविता की रचना करते समय अच्छे शब्द और वर्णों का चयन करता है। कामी, कामी जो व्यक्ति होता है, काम वासना से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, वह दूसरी स्त्री में गुणों को नहीं देखता, बल्कि उसकी सुंदरता को देखकर उस पर आसक्त हो जाता है। तो कामी का अर्थ होगा यहां पर सौंदर्य या सुंदरता। चोर के संबंध में इसका अर्थ होगा, सुब्रन का अर्थ होगा सवर्ण। सवर्ण का अर्थ होता है सोना। यानी कि सोना है, चोर है वो क्या करेगा, सोने को चुराएगा। यानी कि वो सोने की तलाश में रहता है, सोने को ढूंढता है। तो सुब्रन के कवि के संबंध में सुवर्ण, और कामी के संदर्भ में सुब्रन। ब्रन का अर्थ होता है रंग, और सु का अर्थ होता है सुंदर रंग। तो इसको हम सौंदर्य कहते हैं। और चोर के संबंध में स्वर्ण या सोना। आगे देखें, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। कि जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है। मांडे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होय। जहां गांठ तहां रस नहीं, कि जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता। किसके संदर्भ में, मनुष्य और गन्ने के संदर्भ में। गन्ना होता है, उसमें जहां गांठ होती है, पोरी, दो पोरियां जहां जुड़ती है वहां पर गांठ होती है, और उस गांठ में रस नहीं होता। तो ये हो गया गन्ने के संदर्भ में। दूसरा है, दो मनुष्यों के बीच में अगर गांठ है, गांठ का मतलब अनबन, तो उनको एक दूसरे से बात करने में रस नहीं आएगा। मांडे तर की गांठ में, मांडे तर का अर्थ होता है विवाह का जो मंडप होता है, उसमें वर और वधू के जब फेरे होते हैं तो उनके गठजोड़ में गांठ लगाई जाती है। तो मांडे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। लेकिन उस गांठ के अंदर क्या होता है, एक दूसरे के अंदर प्रेम और रस होता है।
अब देखें, सभंग सलेस। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर। जीवो जोरी जुरे पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार भी है। चिर का अर्थ होता लंबे समय तक। जीवो यानी कि लंबे समय तक जिए। जोरी जुरे उनकी जोड़ी बनी रही, किसकी? राधा और कृष्ण की। क्यों ने स्नेह गंभीर, क्यों ने उनका स्नेह है, उनका प्रेम है वो गहरा होगा। इसके दो कारण हैं। कौन कौन से? ये तो है वृष भानुजा, वे हल धर के वीर। वृष भानुजा का अर्थ होगा, वृष भानु, जा का अर्थ होता पुत्री। वृष भानु की पुत्री राधा। वृष भानु उसके पिता का नाम था। वृष भानु की पुत्री राधा, वे हलधर के वीर। और वे कौन? श्री कृष्ण। हलधर का अर्थ होगा यहां पर बलराम। वे बलराम के भाई हैं। इस पंक्ति का एक अर्थ हुआ कि राधा है वो वृष भानु की पुत्री है और कृष्ण है वे हलधर के बलराम के भाई हैं। एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ इसी पंक्ति का, वृषभ जमा अनुजा। देखो, इसको तोड़ के हमने अर्थ प्राप्त किया है। वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। ये तो है वृषभ अनुजा, यानी कि राधा क्या है? बैल की छोटी बहन, यानी कि गाय। वे हलधर के वीर, श्री कृष्ण है। हलधर का अर्थ यहां पर होगा बैल, हल को धारण करने वाला बैल। यानी कि श्री कृष्ण कौन हो गए? बैल के भाई, यानी कि बैल हो गए। और राधा क्या हो गई? गाय। तो गाय है और बैल है, गाय बैल की जोड़ी होती है। और पहले में वृष भानु की पुत्री और हलधर का भाई। तो ये दो अर्थ हमें शब्दों को तोड़कर प्राप्त हुए हैं। तो इस पंक्ति में सभंग श्लेष अलंकार है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय भीम, जय भारत।